चलिए संगम काल का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। इसे अपनी परीक्षा से ठीक पहले की तैयारी समझ लीजिए। मान लीजिए कि कल संगम काल पर आपका फाइनल एग्जाम है और तैयारी के लिए वक्त बहुत कम। घबराने की कोई बात नहीं। इस सेशन में हम सिर्फ उन जरूरी बातों पर फोकस करेंगे जिन्हें जानना ही जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर के पॉलिटिकल लैंडस्केप की, मतलब संगम काल की 3 सबसे बड़ी ताकतें। और पहला सवाल ये रहा। ये सवाल सबसे बेसिक है पर सबसे ज्यादा जरूरी भी। चेर, चोल और पांड्य, इन 3 महान साम्राज्यों की पहचान क्या थी? मतलब उनकी राजधानियां क्या थीं? उनके निशान, उनके प्रतीक क्या थे? और ये रहा जवाब। देखिए, हर राज्य की पहचान कितनी अलग और साफ है। पांड्यों की राजधानी मदुरई और उनका प्रतीक मछली, चोलों की उरैयूर और प्रतीक बाघ, और चेरों की राजधानी वंजी और उनका प्रतीक धनुष। ये 3 बातें तो बिल्कुल नींव की तरह हैं, इन्हें भूलना नहीं है। अच्छा, अब चोलों की बात जरा और गहराई से करते हैं। एक राजा था जिसका नाम संगम काल के इतिहास में सबसे ऊपर लिया जाता है। कौन था वो, और उसने ऐसा क्या किया था जो आज भी याद किया जाता है? नाम है करिकाल, और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी था। सोचिए, उसने पुहार बंदरगाह की स्थापना की, जो ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। उसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। और हाँ, वेन्नी की लड़ाई में पांड्यों और चेरों दोनों को एक साथ हराने वाली उसकी मिलिट्री जीत को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, चोलों से अब चेर वंश की तरफ चलते हैं। जैसे चोलों के लिए करिकाल था, वैसे ही चेरों का भी एक महान राजा था। कोई अंदाजा है कौन? बिल्कुल सही, सेनगुट्टुवन। उसे लाल चेर या भला चेर के नाम से भी जाना जाता था, जो उसकी ताकत और इज्जत को दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो जगह करिकाल की चोलों में थी, वही सेनगुट्टुवन की चेरों में थी। एक महान हीरो। लेकिन एक मिनट, हमें इन महान राजाओं और इनकी लड़ाइयों के बारे में पता कैसे चला? जवाब छिपा है उस दौर के लिटरेचर में। अगर संगम काल की आत्मा को समझना है तो उसकी कविताओं को समझना ही होगा। ये संगम लिटरेचर का सबसे ज़रूरी क्लासिफिकेशन है। सारी की सारी कविताएं मोटे तौर पर बस 2 थीम पर आधारित हैं। कौन सी हैं वो 2 थीम? अगम और पुरम। इसे ऐसे समझिए, अगम का मतलब है अंदर की बात, यानी प्यार, रोमांस और पर्सनल फीलिंग्स की दुनिया। और पुरम का मतलब है बाहर की बात, यानी जंग, बहादुरी, समाज और पब्लिक लाइफ की दुनिया। तो जब कोई कवि करिकाल की बहादुरी के किस्से सुनाता था, तो वो असल में पुरम कविता लिख रहा होता था। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, तोल्कापियम को सिर्फ एक ग्रामर की किताब समझने की गलती मत करना। ये तमिल साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है और ये हमें उस जमाने के समाज और राजनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये एक तरह का ऐतिहासिक खजाना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने संगम समाज की नींव रखी, यानी वहां की जमीन। लेकिन ये सिर्फ जमीन के अलग अलग टुकड़े नहीं थे। चलिए तिनई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो असल में एक सोशल और कल्चरल सिस्टम भी था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये भूगोल, समाज और इकोनॉमी तीनों को एक साथ जोड़ता है। जमीन कैसी है, ये बात सीधे सीधे तय करती थी कि लोग जिएंगे कैसे और कमाएंगे क्या। पहला, कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाके। यहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार और जंगल से चीजें इकट्ठा करना। उनका जीवन पूरी तरह पहाड़ों पर टिका था। दूसरा, मुल्लय यानी चारागाह। यहाँ के लोगों का मेन काम था पशुपालन, मतलब वो अपने मवेशियों पर निर्भर थे। तीसरा, मरुदम यानी खेती वाली उपजाऊ जमीन। ये सबसे अमीर इलाकों में से एक था, जहाँ चावल और गन्ने की खेती होती थी। ये संगम इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। चौथा, नैतल यानी समंदर का किनारा। जैसा कि सोचा जा सकता है, यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समंदर पर निर्भर थे, मछली पकड़ना और नमक बनाना। और आखिर में पाले यानी सूखा रेगिस्तानी इलाका। यहाँ न खेती हो सकती थी न पशुपालन, तो यहाँ के लोग अक्सर दूसरे इलाकों पर हमला करके अपना गुजारा करते थे। इससे साफ पता चलता है कि भूगोल ने हर ग्रुप की जिंदगी को कैसे शक्ल दी। चलिए अब उस आर्थिक इंजन की बात करते हैं जिसने इन राज्यों को मालामाल कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड। और उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? ताकतवर रोमन साम्राज्य। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक रोमन लेखक प्लिनी ने खुद लिखा कि इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से रोम का सोना खत्म होता जा रहा था।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रेड कितना बड़ा और एक तरफा था। तो सवाल ये है कि भारत ऐसा क्या बेच रहा था जिसकी इतनी डिमांड थी? मसाले, खासकर काली मिर्च, जिसे काला सोना तक कहा जाता था। इसके अलावा एकदम बढ़िया क्वालिटी का मलमल, कीमती पत्थर, मोती और हाथी दांत। इन चीजों के लिए रोम के अमीर लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। मुजीरस जैसे बंदरगाहों से सामान रोमन जहाज़ों पर लोड होता था। जब मानसूनी हवाओं की खोज हुई तो ये सफ़र और भी तेज़ और रेगुलर हो गया। और बदले में क्या आता था? सोना और चांदी, जो सीधा दक्षिण भारत में पहुंचता था और इन राज्यों के खजानों को भर देता था। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इस पर जरूर सोचिएगा। कैसे तिनई की जमीन ने संसाधनों के लिए एक लड़ाई पैदा की, और कैसे रोमन ट्रेड से आए बेहिसाब पैसे ने उस लड़ाई को और हवा दी, जिससे इन राज्यों में लगातार युद्ध होते रहे। और फिर कैसे इन्हीं लड़ाइयाँ और हीरोज ने पुरम जैसी वीर कविताओं को जन्म दिया। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, ये है असल सवाल।